नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी +1 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधि, उसका ये लेक्चर नंबर 9 है। तो जैसा कि हमारा लेक्चर नंबर ये 8 के अंदर डिस्कशन चल रहा था कि किस तरीके से स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324(a) के तहत उनका जो वर्णन किया गया है, जिस स्वतंत्र आयोग का वर्णन किया गया है, उसको निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान में कहा जाता है और उसके लिए विशेष नियमावली बनाई गई है और जिसके द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार राष्ट्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग अलग अलग जो निर्वाचन आयोग है उसका वर्णन है वो किया गया है। तो आगे आज का हमारा जो कल का ये टॉपिक चल रहा था, इसमें से आगे है हमारा आज कि संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा वो देते हैं। अब उनकी जो मुख्य विशेषता है वो कार्यकाल के बारे में आ जाती है। उनका कार्यकाल है वो कितना निर्धारित है वो किया गया। उन्हें 6 वर्षों के लिए था 65 वर्ष की आयु तक जो पहले खत्म के लिए नियुक्त है वो किया जाता है। तो जो निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं वो या तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं या 65 वर्ष के लिए, जो पहले उन पे कंडीशन लागू हो जाती है, वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। या तो कोई व्यक्ति है वो 6 साल तक लगातार उस पद पे रह सकता है, या फिर जिसकी आयु है वो 65 साल हो गई हो, 65 साल के बाद वो उस पद से रिटायर्ड है वो माना जाएगा, स्वतः रिटायर्ड है वो माना जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब इनको अपने कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है, जो कि मुख्य रूप से राष्ट्रपति जी के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है, वो भी विशेष बहुमत के द्वारा। पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा। यानी कि दोनों सदनों के द्वारा उसके ऊपर वो सहमति पत्र दायर करने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न तो हटा सके जो चुनाव में उसकी तरफदारी करने से मना करे। यानी कि ये जो प्रावधान किया गया है उसके हटाने के संबंध में, अगर कोई व्यक्ति पर्सन ऐसा है जो किसी सरकार की तरफदारी कर सकता है तो उसको हटाया जा सकता है। यानी कि बिना किसी सरकार के तरफदारी किए ही वो अपनी कार्यप्रणाली को अपना सकता है। निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। तो ये जो प्रावधान किया जाता है विशेष बहुमत के द्वारा, प्रतिवेदन के द्वारा, इसके माध्यम के द्वारा जो हटाने का अधिकार होता है वो सिर्फ राष्ट्रपति को ही अधिकार है वो माना जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफ़ी सारे काम हैं। अब ये हो जाता है कि उनके पास जो कार्यप्रणाली है वो कौन सी अपनाई जाती है, कौन से कार्य वो कौन से कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं। वह मतदाता सूचियों को नाम नया करने में काम की देखभाल है वो करता है। यानी कि जो भी नई वोटिंग लिस्ट बन जाती है उनको बनाने का जो कार्य है वो उन्हीं के द्वारा मतदाता सूचियों को तैयार करने का कार्य किया जाता है। जिन जिन व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार होता है और जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, कोई भी पर्सन है भारत का नागरिक है जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर का, वह वोटिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट है वो कर सकता है। पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलती न हो, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम न छूट जाएं और न ही उनमें ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान के अयोग्य हो या जीवित न हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति पर्सन जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर का है, उन व्यक्तियों पर्सन को भारतीय नागरिक को शामिल है वो किया जाता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके नाम छूट जाएं
और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो कि जो जीवित ना हो या अयोग्य ना हो, उनको शामिल है वो कर लिया जाए। तो बड़ी जांच परख के बाद इन सूचियों की जो कार्यप्रणाली को अपनाया जाता है। वह चुनाव का समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है। जब भी किसी राज्य के अंदर या देश के किसी भी लोकसभा के या विधानसभा के राज्य के विधानसभाओं के लिए जो चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है, वो इन्हीं के चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित है, वो किया जाता है। जिस दिन कोई भी सरकार है, हमने देखा है कि कोई भी लोकसभा और राज्यसभा जो सरकारी होती है वो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। तो किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत उस डेट को जिस दिन उस लोकसभा की पहली बैठक होती है, विधानसभा की पहली बैठक होती है, उससे पहले नई सरकार को चुनने की जो कार्यप्रणाली है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित है, वो किया जाता है। इस कार्यक्रम की निम्न बातों का उल्लेख होता है: चुनाव की घोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि, चुनाव परिणामों की घोषणा। अब इस कार्यक्रम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है कि जो चुनाव की घोषणा होती है वो सबसे पहले निर्धारित है, वो कर दी जाती है किस तारीख से किस सीट के लिए जो वोटिंग प्रक्रिया है वो आरंभ होगी। नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, यानी कि नॉमिनेशन आप किस तारीख से लेकर किस तारीख तक नॉमिनेशन है वो भर सकते हो, उन सभी की जो तारीख है निर्धारित है वो की जाती है। मतदान की तिथि, किस दिन वोटिंग प्रक्रिया के अंदर आप वोटिंग है वो डाल सकते हो, कौन सी डेट निर्धारित है वो किया जाता है। मतगणना की तिथि, अब जिस दिन जो वोटिंग प्रक्रिया प्रोसेस अपनाया जाता है उस दिन किस तारीख को किस प्रक्रिया के तहत वो अपनाया जाएगा। और चुनाव परिणामों की घोषणा, जिस दिन आपका रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा, उन सभी की रूपरेखा पहले ही निर्धारित है चुनाव आयोग के द्वारा, इन सभी का कार्यक्रम है कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस अपनाया जाता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा अपनाया जाता है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का निर्णय का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग के द्वारा ही लिया जाता है। वह पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहाँ माकूल माहौल नहीं है या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना संभव नहीं है। यानी कि अगर चुनाव आयोग को लगे कि किसी भी स्थान या निर्वाचन क्षेत्र से जो संभावित जो माहौल है, जो माहौल होना चाहिए, यानी कि बिना डर बिना भय वाला जो माहौल है वो होना चाहिए, और यहाँ पर परिणाम या चुनाव वो करवाए जा सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से उन्हें ये लगे कि यहाँ चुनाव करवाना खतरे की घंटी है या स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती, तो उस चुनाव को रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है। वो किसी भी अन्य तारीख को या समय काल के अंदर वो चुनाव करवा सकते हैं। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है वो करता है। अब कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का मतलब होता है कि जो एक ऐसी नियमावली जो जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं और उस दिन जो चुनी हुई सरकार होती है या चुने हुए व्यक्ति उम्मीदवार होते हैं जो पहले से ही उससे पहले किसी सीट के लिए चुने हुए व्यक्ति हैं, तो उनके लिए उस चुनाव के अंदर कौन से जो नियम है वो निर्धारित है वो किए जाते हैं, किन किन नियमों के माध्यम के द्वारा वो चुनाव प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन से कार्यक्रम वो निर्धारित करेंगे। यानी अपने आप को कुछ नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया वो अपनाई जाती है, क्योंकि जिन व्यक्तियों की, जिन दलों की सरकार होती है तो वो कुछ ऐसे रिसोर्स के साधन अपना सकते हैं जिसके माध्यम के द्वारा जो चुनाव प्रक्रिया के जो लोग हैं उनको लुभा सकते हैं। ये लुभावनी शर्तें देने की वजह से जो वोटिंग प्रक्रिया को अपनी तरफ संचालित है वो कर सकते हैं। तो इन सभी को ऐसे किसी भी तरीके से सरकारी मशीनरी, यानी कि सरकारी गाड़ी, सरकारी घोषणा, सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने के माध्यम के द्वारा जिनको जो चुनाव आयोग के लगे कि इस प्रक्रिया के माध्यम के द्वारा जो वोटिंग प्रक्रिया जो लोगों को लुभाया जा सकता है
वो सारी की सारी प्रक्रियाओं को निरस्त किया जा सकता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवाने की आज्ञा दे सकता है। यदि उसे लगे कि इस चुनाव क्षेत्र के अंदर धांधली हुई या भ्रष्टाचार हुआ है तो वो उस सीट से दोबारा निर्वाचन करवाने के लिए उस प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं। यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं है तो वह दोबारा मतगणना कराने की आज्ञा दे सकता है। यानी कि जिस निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम के द्वारा अगर चुनाव योग को लगे कि इसके अंदर जो चुनाव प्रक्रिया वो पूर्ण न्यायपूर्ण तरीके से नहीं हुई है तो उन क्षेत्र के अंदर जो चुनाव योग है मतगणना की प्रक्रिया को दोबारा करवा सकते हैं या उसको निरस्त है वो कर सकता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। जो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं तो वो वोटिंग प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें जो चुनाव आयोग दलों के माध्यम के द्वारा उन्हें मान्यता देना और उनके चुनाव चिन्ह आवंटित करना, जैसे कांग्रेस के पास कांग्रेस पार्टी को मान्यता देना और कांग्रेस पार्टी को जो हाथ का चिन्ह है उसे चिन्हित करना, ये सभी कार्य किसी भी पार्टी नई पार्टी के लिए बनाने के लिए और उसको चुनाव आयोग के द्वारा चिन्ह देने का कार्य है वो इन्हीं निर्वाचन आयोग के द्वारा वो दिया जाता है। निर्वाचन आयोग के पास बहुत सी सीमित कर्मचारी होते हैं, वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव करवाता है। तो ये जो चुनाव आयोग होते हैं इनके पास जो अपने कर्मचारी होते हैं वो सीमित होते हैं और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा उन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम के द्वारा ये इलेक्शन के अंदर चुनाव है वो करवाते हैं। लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरा प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण है वो हो जाता है। किसी भी राज्य या स्थान पर अगर कोई चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन जो मशीनरी है उन सभी के ऊपर नियंत्रण है वो चुनाव आयोग का हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य तथा केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं और इस संबंध में निर्वाचन आयोग उन पर पूरा नियंत्रण है वो रखता है। जब भी इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी है वो निर्वाचन आयोग के अंडर में कार्य वो करने लग जाते हैं और उन्हीं के द्वारा उनको जो कार्यप्रणाली है वो अपनाई जाती है, फैसले दिए जाते हैं, जो भी आचार संहिता या नियमावली बनाई जाती है, इंस्ट्रक्शन है वो दिए जाते हैं, वो इलेक्शन के दौरान चुनाव आयोग के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जाते हैं और उसी के संबंध में उसका चुनाव आयोग का उन अधिकारियों को पूरा नियंत्रण है वो रहता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है या उनके तबादले पर रोक लगा सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल रहे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है। तो ये जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो तबादला करने का अधिकार होता है वो चुनाव आयोग के पास होता है और अगर उनके तबादला कर भी सकता है, उनके तबादले पर रोक भी लगा सकता है। और कोई भी व्यक्ति अगर निष्पक्ष ढंग से कार्यप्रणाली को अपनाने से वंचित रह जाता है यानी कि किसी की फेवर कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास है वो होता है। विगत वर्षों में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है जिसने चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग है वो किया है। उसने चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण ढंग से कार्य वो किया है। तो वर्तमान समय में अगर चुनाव आयोग का कार्यप्रणाली को देखा जाए तो बड़ा एक्टिव रूप से चुनाव प्रक्रिया के अंदर चुनाव आयोग ने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी अधिक मात्रा में चुनाव को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से बनाने के लिए इनकी कार्यप्रणाली को अपनाया। तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्यप्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी तथा संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। यह आम धारणा है कि 25 वर्ष पहले के मुकाबले आज निर्वाचन आयोग ज़्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है। जिस तरीके से हमारी संस्थाओं और कार्यप्रणाली के बारे में सुधार करने की जो प्रवृत्ति है वो टाइम टू टाइम आई गई है और परिवर्तन है वो समय की मांग है। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग के माध्यम के द्वारा भी काफ़ी अधिक परिवर्तन है वो किए गए हैं और लास्ट के जो अगर 25 साल के बारे में अगर देखा जाए तो उसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र हुआ और प्रभावी रूप से इसने जो अपना कार्य वो किया है।
ऐसा इसलिए नहीं कि निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ तथा उनकी संवैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने केवल उन शक्तियों का और प्रभावशाली ढंग से कार्य प्रयोग करना शुरू कर दिया जो उसने संविधान से पहले प्राप्त थी। इनकी जो जिस तरीके से जो संविधान आयोग अपना कार्य प्रणाली को अपना रहा है, तो वो काफ़ी अधिक मात्रा में उसने संवैधानिक और जो इनकी जो पावर है, इलेक्शन पावर है, वो काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ा दी गई है। और वास्तविक रूप से जो विगत 25 वर्षों के लास्ट के जो 25 सालों के बारे में जब देखते हैं, तो जो चुनाव आयोग के द्वारा संविधान में जो शक्तियाँ दी गई है, उन सभी का निश्चित रूप से जो अधिकार है वो इन्हीं के द्वारा अपनाया जा रहा है। 1951-52 में लोकसभा के 16 चुनाव हो चुके हैं। चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनाव तथा उपचुनाव है वो करवाए गए। तो लगभग ये जैसे हमने देखा था कि अब हमारा लगभग 18वीं लोकसभा के जो चुनाव थे, तो 17वीं लोकसभा के जिस तरीके से 16वीं लोकसभा और 14वीं हमारी विधानसभा के जो चुनाव बनाए गए हरियाणा के अंदर, तो काफ़ी चुनाव और उपचुनाव होते हैं बच्चे के, जो किसी सीट पर अगर कोई व्यक्ति पर्सन की मृत्यु हो जाने पर या त्यागपत्र देने के बाद जो सीट रिक्त हो जाती है, उसके द्वारा जब दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं, उसे उपचुनाव है वो कहा जाता है। तो काफ़ी अधिक मात्रा में इसने जो पार्टिसिपेट है वो किया है। निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने में अनेक कठिनाइयों का सामना है वो करना पड़ा है। तो कई बार जब जिस तरीके से असम के बारे में देखते हैं, पंजाब के हम आतंकवादी जो गतिविधियों के बारे में देखते हैं, ये जम्मू कश्मीर, पंजाब जो असम है, तो इसमें कई बार चुनाव करवाने के बाद जो नक्सली हमले हैं वो करवाए जाते हैं, तो काफ़ी अधिक मात्रा में इनको कठिनाई का सामना है वो करना पड़ा है। उसने 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। तो ये जो लोकसभा के जब इलेक्शन हो रहे थे तमिलनाडु के आसपास, उस समय 1991 में जो गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद पूरी जो प्रोसेस है वो चुनाव आयोग के द्वारा रोक दिया गया था। निर्वाचन आयोग को 2002 में एक अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा, जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई, चुनाव है वो करवाने पड़े थे। इसी तरीके से ही आकस्मिक रूप से जब गुजरात की बात की जाती है, जब गोधरा कांड हुआ था 2002 के अंदर, उस समय भी काफ़ी चुनाव आयोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और बीच में चुनाव आयोग भी इलेक्शन में भी रोक दिए गए। तो यानी कि चुनाव आयोग को लगे कि जिस तरीके से 1991 के अंदर केंद्र सरकार के अंदर और 2002 में गुजरात के अंदर अगर किसी राज्य में हिंसाग्रस्त जो गतिविधियां वो शुरू हो जाती है, तो चुनाव आयोग को पूरा अधिकार होता है कि उन गतिविधियों के माध्यम के द्वारा, उन हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम के द्वारा जो चुनाव प्रक्रिया है उसे रोक दिया जाए और ऐसे माहौल में चुनाव करवाया जाए जहाँ पर निष्पक्ष और बिना भय के जो चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और प्रभावी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करवाने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसके अंदर जो चुनाव इलेक्शन है वो बिना किसी भय या शंका के प्रभावी तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष ढंग से जो कार्यप्रणाली को अपनाया जा सकता है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना तुरंत संभव न था। अब जिस तरीके से 1991 के अंदर केंद्र सरकार और 2002 के अंदर गुजरात के अंदर ये विधानसभा भंग करने पड़े, तो उसके अंदर ये राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रावधानों के माध्यम से चुनाव आयोग को ये पता लगा कि इनके माध्यम से जो इलेक्शन करवाना वो संभव नहीं हो सकता और काफ़ी अधिक मात्रा में जो दिक्कत का सामना वो करना पड़ सकता है और चुनाव है वो प्रभावित है वो हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय किया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को वैध है वो ठहराया था। जब 1991 और 2002 के अंदर जब गुजरात में ये फैसला लिया गया, तो जितने भी इलेक्शन थे वो सारे के सारे स्थगित है वो कर दिए गए थे। स्थगित का मतलब होता है कि जब तक चुनाव आयोग को ये ना लगे कि ये जो इलेक्शन की जो तिथि है या ये माहौल है ये प्रभावित पूर्ण तरीके से कार्यप्रणाली को नहीं अपनाया जा सकता, तो वो किसी भी तरीके से उसको इलेक्शन कराने का प्रावधान है वो नहीं रख सकता। और बाद में ये राज्य सरकार के द्वारा इन प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में वैध भी ठहराया है। इनको जो वैध करवाने के लिए या इनको
परिणामों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है वो किया गया था। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये पाया गया था कि ये जो निर्णय लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा बिल्कुल सही लिया गया है और किसी अच्छे माहौल में चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो चुनाव करवाने के लिए जब तक चुनाव आयोग को ये ना लगे कि जो माहौल है, जो संभावित जो घटनाक्रम है वो किस तरीके से प्रभावित है वो रह सकता है, तब तक चुनाव आयोग किसी राज्य सरकार या विधानसभा या केंद्र सरकार के लिए इलेक्शन करवाने के लिए मजबूती से अपना पक्ष है वो नहीं रख सकता और अपनी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही निरस्त है वो कर सकता है। तो इसी के रिलेटेड एक पिक्चर दी गई है, सावधान चुनाव आयोग जितना मुश्किल काम होने वाला है, अब एक नई आचार संहिता अच्छी और स्वतंत्र स्वच्छ मतदान तथा कड़े अनुशासन जैसी नई मुसीबतें है वो झेलना पड़ेगा। तो ये एक मंत्रियों के द्वारा मंत्रणा है वो की जा रही है, जिसके अंदर 1991 के अंदर जब हम जिस तरीके से चुनाव आयोग का कार्य प्रणाली को देख रहे हैं तो ये अपनी मंत्रणा वो अपना रहे हैं। नेताजी चुनाव आयोग से डर गई हैं, वे कह रहे हैं कि हमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की चुनौतियां झेलनी पड़ेगी। नेता चुनाव से डरते हैं क्यों? यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी है, क्योंकि हमने चुनाव आयोग के समय चुनाव के समय ये देखा जाता है कि जो नेता लोग होते हैं वो चुनावों को प्रभावित करने के लिए वो इलीगल जो कार्य प्रणाली वो अपनाए जाते हैं, पैसे, शराब, लालच देना, तो ये सभी जनता या मतदाताओं को दिए जाते हैं। तो इनके द्वारा इन चुनाव प्रक्रिया को किसी भी तरीके से अगर चुनाव आयोग को ये पता लगे कि कहीं न कहीं निर्वाचन उम्मीदवार के द्वारा निर्वाचन लोगों को या जनता के द्वारा इनको पक्षों को प्रभावित किया जा रहा है तो वो निरस्त है वो कर सकता है। अब इसमें 2-3 बातें आती हैं, 3 बातें मुख्य रूप से आती है कि निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी कार्य में लगाए गए सरकारी कर्मचारियों को आदेश है वो दे सकता है। बिल्कुल सरकारी जो कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन के समय जो आदेश है वो दिए जाते हैं। सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकती है। तो कोई भी सरकार है वो निर्वाचन आयुक्त को अपनी मर्जी के मुताबिक वो नहीं हटा सकती है, कि ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ऐसा पर्सन को वो लगाए जो उनकी फेवर है वो कर सके। चुनाव आयोग उस चुनाव को रद्द कर सकते हैं जो उसे निष्पक्ष है वो ना लगे, बिल्कुल सही है। अगर किसी भी तरीके से निर्वाचन आयोग के द्वारा अगर ये लगे कि जो इलेक्शन करवाया जा रहा है यहाँ वो निष्पक्ष ढंग से नहीं हो रहा तो उस चुनाव क्षेत्र को उसकी तिथि को निरस्त कर सकता है। उसके परिणाम आने के बाद भी अगर उसको ये लगे कि इस इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, अगर किसी भी चुनाव के अंदर किसी व्यक्ति पर्सन को के द्वारा अगर चुनाव आयोग को शिकायत की जाती है कि इस इलेक्शन के अंदर धांधली की गई है या भ्रष्टाचार का अपनाया गया, उसके माध्यम से भी उसको निरस्त करने का और निष्पक्ष चुनाव करवाने का अधिकार है वो चुनाव आयोग के पास है। तो ये था बच्चों हमारा आज का इलेक्शन आज का चैप्टर, आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने स्वतंत्र चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा, जाना और उसकी कार्यप्रणाली को समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरे बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर दें और दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।